प्रभात की ऑनलाइन क्लासेज में जुड़े समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने पिछली क्लासों के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद आज की अपनी इस क्लास के अंदर मैं आपके बीच में राजपूत काल, राजपूतों की उत्पत्ति का जो टॉपिक राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक्स के अंदर जो टॉपिक दे रखा है उन पर अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की बुक्स BSTC से लेकर के RPC राजस्थान सरकार की जितनी भी भर्तियां आ रही है उसमें इस किताब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी इस कक्षा से जुड़े और अपन इस पाठ्य पुस्तक को विधिवत रूप से पूर्ण करने वाले हैं। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन राजपूतों की उत्पत्ति टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो हर्षवर्धन का जो काल रहा है 645-46 या 646 के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु से पहले जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य जो चल रहा था, संगठित रूप से चल रहा था, वो एकता समाप्त हो जाती है। गुप्तों के समय राजस्थान के अंदर जो व्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी, तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु काल के बाद में वो आपकी राजनीतिक एकता है वो समाप्त हो जाती है और पूरा भारत अलग अलग टुकड़ों के अंदर बंट जाता है और पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा पनप के खड़े हो जाते हैं और आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस संघर्ष की उत्पत्ति के दौरान अपने पूरे भारतवर्ष में राजपूत काल सामने आता है, राजपूतों की उत्पत्ति हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजपूत युग कब माना जाएगा। 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का काल है। ये अपने जीके के अंदर राजपूत काल यानी राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पहले से पूछा गया है और इम्पोर्टेंस प्रश्न बनता है कि राजपूत युग है वो कब से कब तक है। राजपूत काल का प्रश्न आ सकता है। तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो अपना काल है वो काल आपका राजपूत काल माना जाएगा। दूसरा अपन इसको ये कह सकते हैं कि राजपूत से पहले गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य था यानी हर्षवर्धन था, ठीक है ना। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस परिभाषा को स्पष्ट रूप से इस बुक्स के अंदर लिखा है कि मैं पहले कह रहा हूँ कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी का जो युग है ये है राजपूत काल। राजपूत से पहले है हर्षवर्धन का काल। तो हर्षवर्धन के काल से लेकर के और उसके बाद में आप क्या आएंगे, मुगल साम्राज्य, मुगलों का काल आएगा, मुगल साम्राज्य आ जाएगा। तो इसको परिभाषा के रूप में अपन स्पष्ट रूप से आराम से याद कर सकते हैं कि राजपूतों से पहले गुप्त साम्राज्य और राजपूतों के बाद में मुगल साम्राज्य है। तो गुप्त साम्राज्य यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के जब तक मुगल या मुगलों की सत्ता भारत पर नहीं आ जाती तब तक उनके जो बीच का काल है इस काल को अपन राजपूत काल कहेंगे। तो ये भी आप आराम से इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी कह दिया कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। उसके बाद में सब भारत पूरा है वो अलग अलग हिस्सों के अंदर बंट जाता है
आपस में संघर्ष होना शुरू हो जाता है और संघर्ष की स्थिति के परिणाम स्वरूप राजपूत काल की हमारे सामने आ जाता है। राजपूत यानी क्षत्रिय हमारे सामने आ जाते हैं। तो जो गुप्त साम्राज्य ने हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के और उसके बाद में जब तक मुगलों की सत्ता यहाँ पर नहीं आ जाए, उन तक के जो बीच का जो काल है उसको अपन राजपूत काल कहेंगे। और राजपूत काल का सही समय है वो अपना हो जाएगा 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो समय है वो राजपूत युग यानी राजपूत काल कहा जाएगा। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने एक तो ये परिभाषा कही है कि हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के मुगल साम्राज्य की स्थापना तक के जो बीच का जो काल है उसको अपन राजपूत काल कहेंगे। ठीक है। अब उसके अलावा ये बोला गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि राजपूत शब्द की बात करें अपन लोग तो राजपूत शब्द कोई नया शब्द नहीं है। राजपूत शब्द है ये कोई नया शब्द नहीं है। अपने प्राचीन जो इतिहास के और कई ग्रंथ हैं उस ग्रंथों के अंदर भी राजपूत शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसका अपने को हवाला दे रहे हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कह रहे हैं कि राजपूत शब्द कोई नया शब्द नहीं है। उनके बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने हमने सामने तथ्य पेश किए हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य की ये पुस्तक है। अर्थशास्त्र के रचयिता है चाणक्य, या अपन इसको कहते हैं कौटिल्य। चाणक्य एवं कौटिल्य के द्वारा एक रचित पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मुख्य के अंदर या पुस्तक के अंदर भी राजपूतों का उल्लेख किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास का नाटक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है ना, राजस्थान का साहित्य अपने सिलेबस के अंदर है। तो देखिए अर्थशास्त्र के रचयिता हो जाएगा चाणक्य एवं कौटिल्य। इस बुक्स के अंदर भी राजपूतों का उल्लेख है। अभिज्ञान शाकुंतलम एवं अन्य कालिदास के जो नाटक है इन नाटकों के अंदर भी अपने राजपूतों का उल्लेख किया गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट है हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों पुस्तक है बाणभट्ट की। हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों पुस्तक है अपने बाणभट्ट की। तो इन पुस्तकों में इन ग्रंथों के अंदर राजपूतों का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब अपन ये नहीं कह सकते हैं कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति है वो अभी हुई है। राजपूत शब्द की उत्पत्ति पहले से हो रखी है कि क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द काम में लिया जाता था। और इस आपके अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य या कौटिल्य, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हो जाएंगे कालिदास, हर्षचरित्र और कादम्बरी इस पुस्तक के रचयिता हो जाएगा बाणभट्ट। तो इस पुस्तकों के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अपन पढ़े अवेनसांग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अवेनसांग। प्रश्न ये आ सकता है अवेनसांग कहाँ के थे? अवेनसांग चीनी यात्री था। अवेनचांग चीनी यात्री था। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि अवेनचांग भारत कब आया था? तो ये भारत हर्षवर्धन के समय आया है। अवेनचांग है ये भारत कब आया है? तो ये आया है अपने हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ह से ही अवेनचांग होगा, ह से हर्षवर्धन होगा। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अवेनचांग है राजस्थान के अंदर अपन पढ़ चुके हैं प्राचीन सभ्यताओं में भीनमाल अपने जालोर के अंदर। तो भीनमाल जालोर तक ये अवेनचांग आया हुआ है। तो अवेनचांग एक चीनी यात्री है और ये हर्षवर्धन के समय अपने भारत आया है। ठीक है, अवेनचांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया। तो अवेनचांग ने अपने जो ग्रंथ लिखा है उसके अंदर ये उल्लेख किया गया है कि उसके समय जब हर्षवर्धन का शासनकाल था और हर्षवर्धन के समय जब ये अवेनचांग है ये भारत आता है तो ये लिख रहा है कि मेरे समय क्या हुआ था कि राजा लोग हैं, राजाओं को भी क्षत्रिय लिखा हुआ है और राजाओं के लिए राजपूत शब्द में काम लिया जाता था। तो ये उल्लेख भी अवेनचांग कर रहा है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं राजपूत शब्द है ये नया शब्द नहीं है, क्योंकि इन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में इनका हवाला दिया है। चीनी यात्री अवेनचांग ने ये कहा है कि उस समय के जो राजा है ये राजा क्षत्रिय कहलाते थे या राजपूत कहलाते थे। परंतु इस बात का खंडन कौन करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि अवेनचांग की बात का खंडन करने वाला विद्वान कौन है? तो हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनका पूरा नाम है। ये कहने का मतलब है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये तो कह रहे हैं कि राजपूत है वो पुरानी जाति है, अब नया नहीं है। उन्होंने इस ग्रंथों का उल्लेख किया है। परंतु जो चीनी यात्री अवेनचांग
जो बात कर रहा है उस बात का गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ये उसका क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि राजाओं को राजपूत कहना, तो ये इस बात को ये ओझा नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि राजपूत गुजराती हो। राजपूत शब्द ओझा कह रहे हैं क्षत्रियों के लिए काम में आया है, एक जाति विशेष के लिए काम नहीं आया है। इस बात को कहते हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ये इनका खंडन करते हैं। फिर अपन आगे पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने बात कर ली कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक हुई। अलग अलग विद्वानों ने अपने ग्रंथ में उनका अलग अलग हवाला दिया है। अब हम बात करेंगे तो राजपूत आए कहाँ से, राजपूत किसकी संतान है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है और एक बढ़िया अच्छा टॉपिक है ये। आपके रीट लेवल पर या बड़ी भर्तियों के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला इसमें दिया है कि वैदिक आर्यों की संतान, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया गया है। तो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहने वाला व्यक्ति एक तो यही ओझा है, अपने याद रखना है ओझा। और दूसरा राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहने वाला व्यक्ति है वो है सी.वी. वैद्य। देखो यहाँ से बढ़िया इंपॉर्टेंट बड़े एग्जाम के लिए प्रश्न बनने वाला है, ठीक है, कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहने वाले विद्वान कौन हैं। क्योंकि यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि कई विद्वान कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो आपके आर्यों से हुई है, कई विद्वान कहेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, कई विद्वान ये कहेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, और कई विद्वान ये भी कहेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी संतान है, राजपूत है वो विदेश से आए। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत का समर्थन किया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है एक बढ़िया थ्योरेटिकल कहें तो बढ़िया प्रश्न बनता है कि कौन से विद्वान ने किस बात को सपोर्ट किया है। तो अपन आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले विद्वान कौन है। तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आर्य है, आर्य ओझा, इस प्रकार जोड़ के अपन याद करें, ठीक है। आर्य है, आर्य में एक आएगा ओझा और एक आएगा वेद, सी.वी. वेद और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये दो विद्वान हैं। ये दोनों ही विद्वान क्या कर रहे हैं, आर्यों को राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं। साथ में ये लिख रहे हैं कि जो आपके वैदिक आर्य थे और यहाँ पर राजपूत क्षत्रिय है, इन दोनों के अंदर समानता बताएंगे। और समानता बताते हुए कह रहे हैं कि राजपूत जो क्षत्रियों के समान, जिस प्रकार क्षत्रिय लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं, घोड़े की और अस्त्रों की, अस्त्र शस्त्र की, ठीक है ना। तो क्षत्रियों ने अश्व और अस्त्र की पूजा की है और वही काम राजपूत कर रहे हैं। इसलिए ये विद्वान कह रहे हैं कि ये जो वैदिक आर्य हैं वो स्वयं है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है ये यज्ञ और बलि को बढ़ावा दे रहे हैं, यज्ञ और बलि, यज्ञ भी कर रहे हैं और यहाँ पर पशुओं की बलि भी देने का काम राजपूत कर रहे हैं, जो क्षत्रिय जाति के लोग करते थे। तो इसलिए ये दोनों बातों का हवाला देते हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य दोनों ही ये बात प्रमाणित करते हैं कि जो आपके ये राजपूत है ये वैदिक आर्यों की संतान है। अब देखो इसका मैं कह रहा हूँ अस्त्र की पूजा करना, यज्ञ और बलि का समर्थन करना, इतना बड़ा प्रश्न पूछे नहीं पूछे, तो ऐसा ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहने वाला विद्वान कौन सा है, जिसमें ए में ओझा हो सकता है, बी में सी.वी. वैद्य हो सकता है और सी में ए बी दोनों हो सकता है, डी में एक अलग ऑप्शन हो सकता है। ऐसा भी प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। तो इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा और अपना दूसरा हो जाएगा सी.वी. वैद्य। तो ये आर्य लोग हैं, तो आर्य से ओझा और वेद दोनों को याद करना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वेद है जो आपके वैदिक आर्यों की संतान कहेंगे। सी.वी. वैद्य का अपने आगे एक प्रश्न और पढ़ेंगे। मेवाड़ में राजा हुए हैं बप्पा रावल, अपन बप्पा रावल को पढ़ने वाले हैं और अपने इतिहास के अंदर, मेवाड़ के इतिहास के अंदर बप्पा रावल का नाम पढ़ेंगे। और इस बप्पा रावल को सी.वी. वैद्य ने सार्स मॉर्टल की उपाधि दी है, सार्स मॉर्टल की उपाधि दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बप्पा रावल को सार्स मॉर्टल की उपाधि देने वाला विद्वान कौन है, तो वो होगा सी.वी. वैद्य। सार्स मॉर्टल कौन था, ये ईरान का रहने वाला है, ईरान का रहने वाला सार्स मॉर्टल। और इसने क्या किया है कि मुसलमानों को यूरोप से खदेड़ दिया था। यूरोप के अंदर जब मुसलमान गए
और अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो यूरोप से मुसलमानों को खदेड़ने का काम चार्ल्स मार्टेल ने किया है। इसी प्रकार मेवाड़ से मुसलमानों को खदेड़ने का काम बप्पा रावल ने किया है। इसीलिए इसकी तुलना है वो सास मार्टेल से की है, मार्टेल से की है, और करने वाला कौन है? सीवी वैद्य है। उसको हम आगे और बढ़िया डिटेल में बप्पा रावल को पढ़ने वाले हैं। तो ये सीवी वैद्य जो बप्पा रावल को सास मार्टेल की उपाधि दे रहे हैं, यही सीवी वैद्य हैं। ये राजपूतों को आर्यों की संतान मान रहे हैं। अगला जो आपका तथ्य है अग्निकुंड। कई विद्वान ये कह रहे हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है ये अग्निकुंड से हुई है, कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। अब राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये मानने वाले विद्वान हैं, ये है अपने छंद बरदाई। और अपन लोगों ने आगे पढ़ेंगे राजस्थान साहित्य के अंदर एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अब ऑप्शन दोनों में से एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। वो कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से, इसका समर्थन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। विद्वान कौन सा है? तो छंद बरदाई हो जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर पृथ्वीराज तृतीय, अजमेर का राजा हुआ है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में दरबारी कवि था छंद बरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में दरबारी कवि जिसका नाम है छंद बरदाई, और पृथ्वीराज के नाम पर छंद बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि छंद बरदाई का संबंध कौन से राजा से है या किसके दरबार में। और एसटीसी में भी प्रश्न ऐसा आ चुका है कि सूर्यमल मिशन का संबंध कहाँ से है? तो वो बूंदी के राजा राम सिंह के दरबार में थे। तो ऐसा प्रश्न एसटीसी के अंदर आया हुआ है। तो ऐसा प्रश्न यहीं से बनने की पूरी संभावना रहती है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार छंद बरदाई किसके दरबार में थे? तो अपने सोहान वंश के राजा है पृथ्वीराज तृतीय, इनके दरबार में ये छंद बरदाई रहते थे। तो छंद बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हवाला देते हुए कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। तो अग्निकुंड से कैसे हुई ये बात करते हैं कि अपना आबू पर्वत को संतों का शिखर कहा गया है। राजस्थान जीके में अपन पढ़ेंगे आबू पर्वत, और आबू पर्वत को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर है आबू पर्वत पर, संतों का शिखर आबू पर्वत पर गुरु शिखर को संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टोल्ड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोल्ड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। तो ये आबू पर्वत पर मैंने इसलिए संत पढ़ा रहा हूँ, यह संत रहते हैं। संत का मतलब है कि वहाँ पर विशिष्ट मुनि रहेंगे, विशिष्ट मुनि रहेंगे। यहाँ पर गौतम रहेंगे, यहाँ पर अगस्त्य रहेंगे, और यहाँ पर विश्वामित्र रहेंगे। तो कहने का मतलब ये बड़े बड़े मुनि लोग, ठीक है, संत महात्मा, विशिष्ट मुनि, गौतम, अगस्त्य और विश्वामित्र, ये आबू पर्वत पर रहते थे, ठीक है। और ये यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो राक्षसों के द्वारा इनके हवन में मल मूत्र इत्यादि डाल करके हवन को अपवित्र कर दिया जाता था। ये माना जाता है कि आबू पर्वत पर विशिष्ट मुनि, गौतम, अगस्त्य, विश्वामित्र, ये बड़े मुनिवर लोग वहाँ रहते थे, और वो यज्ञ हवन करते थे, और राक्षसों के द्वारा उनके हवन को अपवित्र कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति के अंदर जो हवन का जो कुंड था, माना जाता है कि विशिष्ट मुनि ने उसी हवन कुंड से 3 योद्धा निकाल कर तैयार किए। तो वो है परमार, चालुक्य और तीसरा है प्रतियार। अग्निकुंड से माना जाता है कि आबू पर्वत पर अग्निकुंड से विशिष्ट मुनि ने 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया, परमार, चालुक्य, प्रतियार। परंतु ये राक्षस लोग इन तीनों से हार नहीं पाए, 3 इनके सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। तो इस विशिष्ट मुनि ने चौथी एक शक्तिशाली और संतान पैदा की, वो है अपना
सोहान वंश, वो हो जाएगा सोहान वंश। ये राजपूतों में से हैं आपका परमार, चालुक्य, प्रत्यार और अपना तीसरा चौथा है वो है सोहान, ये सोहान वंश। तो ये इन चारों की उत्पत्ति इसी हवन कुंड से, आबू पर्वत के इस अग्नि कुंड से होने के कारण आपने इसका हवाला देते हुए शनबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर इस राजपूतों की उत्पत्ति है, वो राजपूतों की उत्पत्ति बता रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति वो अपने अग्निकुंड से हुई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपनी पुस्तक के अंदर 4 फैक्ट दिए गए हैं। एक है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, अपने को याद करना है। वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले हो जाएगा गौरी शंकर ओझा और हो जाएगा CV वैद्य। और दूसरा है अपने बीच में कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, तो इसका आंसर होगा संत बरदाई का ग्रंथ हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इनके अलावा राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, या राजपूतों की उत्पत्ति है वो राजपूत है वो विदेशी संतान है। इनके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप अपनी क्लास से जुड़ें और जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इन टॉपिक का विधिवत रूप से अध्ययन करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।